करें आनुवांशिकी, ठीक है। पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्रैश कोर्स में सिस्टम ये करेंगे अपन कि भाई आज पहली क्लास तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर है, अपन चीजें पढ़े भी है, रिवाइज भी हो जाएगा, और फिर कॉन्सेप्ट के साथ अपन जो सवाल देखने वाले हैं वो जो आएंगे वो देखेंगे एक एक करके। अब देखो, मैंने हमेशा बताया है जो भी वैज्ञानिक होंगे और जितने भी वर्ष होंगे कौन से याद रखोगे, जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी के बाहर कोई वैज्ञानिक है, कोई वर्ष है, तो वो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई काम के नहीं है। अब आनुवांशिकी में सुन लो, आनुवांशिकी में अपन 3 वैज्ञानिक पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ते हैं? मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैंने टीएच मॉर्गन ले लिया पहले, बिल्कुल सही बात। और जवाब देते रहना, बोल लगना चाहिए क्लासरूम में फील। यार ऑनलाइन में कैमरा देख देख के बोर हो गया था यार, ईमानदारी से। और रोज कैमरे दिखता था यार, अब तो आज तो बात बड़ा बढ़िया लग रहा है। वो ह्यूमर ही ड्राई हो गया था मेरा। अब कैमरे देख के जोक भी नहीं मार सकता, हंसेगा थोड़ी कैमरा, तो ये फील आना चाहिए, ठीक है भाई। और तीसरा आपको याद रखना है बेटसन। कोई फर्जी चीजें मत पढ़ना कि मेंडल कहां पैदा हुए, कहां मरे, ब्याह किया नहीं किया, कुछ कोई फालतू चीजें काम की नहीं है, ठीक है ना। कोई टाइम खराब भी नहीं करना है इसमें कि सर वो ऑस्ट्रिया के किस गांव में पैदा हुए। किसी ने मुझे एक बार व्हाट्सएप किया, सर ये आप बताओ, ये मॉर्गन पैदा नहीं, मेंडल सर पैदा हुए थे, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। अब क्या करना, कहां पे हो गए वो यार, जो काम किया वो ध्यान रखो ना। क्योंकि उसमें क्या एक बॉर्डर आता है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, उस बॉर्डर में एक गांव है, उस पर पैदा हुए। हाँ, तो कुछ किताबें उनको ऑस्ट्रिया में लिखती हैं और कुछ उनको स्विट्जरलैंड के एक गांव में लिखती है, क्योंकि वो बॉर्डर पे था। तो यार ये थोड़ी अब नीट में पूछेंगे आपसे, तो समय खराब नहीं करना इन चीजों में। मेंडल का प्रयोग किस वर्ष में, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, बताओ तो फटाफट। शाबाश, एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863, इंपॉर्टेंट चीज। किस पर प्रयोग किए? अब मटर भी गलत, उद्यान मटर, ठीक है। किस पे किया भाई? उद्यान मटर। उद्यान मटर का साइंटिफिक नाम? जबरदस्त। अब थोड़ा आवाज कम होगी। अब गुणसूत्र की संख्या इसकी कौन बोला? 14। अरे 14 सही था ना, तो मैं तो यही पूछ रहा हूं। ठीक है, मेंडल, इतिहास की बात बता रहा हूं, शुरुआत में इतिहास। मेंडल का प्रयोग 56 से 63 के बीच में उद्यान मटर पर प्रयोग किए, गुणसूत्र 14। अब इसमें एक सवाल आता है और आ भी रखा है, वो सवाल है कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग। अब देखो यार, एक चीज याद रखना, थोड़ी सी मेरी हिंदी है ना कमजोर है, मेरे को टर्म्स है ना हिंदी के थोड़े वो देख ही लिया, थोड़े कम आते हैं, तो मैं को बता देना इसको ट्रू ब्रीडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नीट में यह भी आ रखा है कि मेंडल ने उद्यान मटर पे काम किया, मान लिया, क्रोमोसोम नंबर 14 थे, कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षण का अध्ययन किया था। लेकिन मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कितनी यूज की? अरे यार, लोगों ने जवाब देना चालू कर दिया। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कितनी यूज की? तो आंसर 14। क्यों? सुनो, हाँ नहीं, उसमें भी नहीं। देखो, हाइट एक लक्षण लिया था मेंडल ने, तो हाइट के 2 रूप क्या है? लंबा और बोना। तो एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना। बीज का रंग लिया, गोल, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, तो शुद्ध गोल, शुद्ध झुर्रीदार। तो 7 लक्षण है, सबके 2-2 रूप हैं। कितने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज? 14, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1856 से 63, उद्यान मटर पे प्रयोग, गुणसूत्र 14, और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कितनी? 14। ये इतिहास मेंडल का बहुत है। मॉर्गन को अपन फादर ऑफ प्रायोगिक आनुवांशिकी के, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के, इसको अपन कहते हैं फादर ऑफ प्रायोगिक आनुवांशिकी या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। शाबाश। किस पर प्रयोग किए? बहुत बढ़िया। इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का कॉमन नाम? फल मक्खी। शाबाश। अब देखो भाई, क्रैश कोर्स है तो रिलेट करना पड़ेगा 2 चीजें। अब मेरा सवाल, कौन से कवक को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? शाबाश, न्यूरोस्पोरा। वेरी गुड। अरे तेरी, न्यूरोस्पोरा कौन से वर्ग की कवक है? बोल दिया उन्होंने, एस्कोमाइसिटी।
ये सी तैयारी देखो, जब अब साल में पढ़ा था तो सीक्वेंस से पढ़ा था, जेनेटिक्स है तो फिर जेनेटिक्स और फिर कवक नहीं, लेकिन अब है ना जितना विस्तार में रिलेट कर पाओगे ना उतना मजा आएगा। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहेंगे? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा किस वर्ग के कवक है? एस्कोमाइसिटीज। कवक अगुणित है या द्विगुणित? अगुणित। और कवक के अलावा और कौन अगुणित होता है? शैवाल। तेरी, ये देख लो आपके बीच में ही है जिनको याद है, और जिनको नहीं है मूंछों को ताप देना बंद कर दें अब, ठीक है। चलो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का गुणसूत्र नंबर ये भी पता होना चाहिए। एक जवाब आया था सही। एक तो ना घबराना मत, खराब से खराब क्या होगा? गलत बोलोगे, उससे खराब तो कुछ हो नहीं रहा। और जब गलत बोलता है ना व्यक्ति और फिर अपने आप को सही करता है तो वो ज्यादा याद रहता है। इसका मतलब ये कि हर बार गलत ही बोलो आप, ठीक है। तीसरे बेटसन, बेटसन को फादर ऑफ आधुनिक आनुवांशिकी या प्राणी आनुवांशिकी। अब क्यों? सुन लो सर, बेटसन के बारे में तो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, एक जगह पुरानी एनसीईआरटी ने दे रखा है। पुरानी एनसीईआरटी के आधार पर प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो बेटसन को अपन फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स भी कहते हैं, मतलब प्राणी आनुवांशिकी भी कहते हैं, और मॉडर्न जेनेटिक्स। बिल्कुल। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने लिंकेज का, सहलग्नता का विस्तार से अध्ययन किया था। सहलग्नता शब्द किसने दिया? मॉर्गन ने। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है टीएच मॉर्गन ने सहलग्नता टर्म दिया था और अपने एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफिला पर किए, लेकिन सहलग्नता का विस्तार से अध्ययन किसने किया था? बेटसन ने। तो मैं यहां पर और लिख देता हूं, सहलग्नता का विस्तार से अध्ययन। ये हिस्ट्री है हमारे पास, और कोई हिस्ट्री जरूरत नहीं है पढ़ने की आनुवांशिकी। ये तीन वैज्ञानिक मेंडल, मॉर्गन, बेटसन, और उन्होंने ये शब्द दिए। अब वही जेनेटिक्स समझने से पहले, आज सबसे पहले तो अपन सिर्फ टर्म समझेंगे, ठीक है। टर्म्स मतलब क्या क्या? अरे वाह, मॉडर्न मॉडर्न। फ्लैश लाइट कम करो, कुछ दिख नहीं रहा। अरे किधर नहीं दिख रहा क्या? टेक्निकल टीम, बच्चों को बोर्ड पे कम दिख रहा है, वो फ्लैश लाइट ज्यादा आ रही है ना? वो बोल दिया। अब देखो यहां पर अपन है ना कुछ कुछ शब्द पढ़ेंगे। हाँ, ये सब बताते रहना मुझे। ये लाइट्स, अब ठीक है बच्चों? अरे बढ़िया। अरे ऑनलाइन वालों अब ठीक? ऑनलाइन वालों के लिए ओ मजे फुल ले सकते हैं ना, और मैं देखा इस बार साल भर में ये तो भाई साहब। ठीक है, अब एक मिनट, जीन और युग्म विकल्पी की बात हो रही है। क्या होती है जीन? बताओ। अरे तेरी गजब। देखो भाई, सबसे पहली चीज, अगर आपको इमेजिन करना हो कि जीन दिखती कैसे है, ना काफी बार होता है हम आंख बंद कर लेते हैं और जीन दिखती कैसे सोच नहीं पाते। कभी भी कोई चीज हो ना, आपको लग रहा है कि यार मेरे को अच्छी तरह पता है या नहीं पता है, तो आंख बंद करके एक फिल्म चलाना। अगर फिल्म चल गई तो वो तैयार, वो अपन को आती है चीज। और अगर फिल्म नहीं चल रही तो दिक्कत है जीवन में। ये और याद रखना, कोई भी टॉपिक आपका मन कर रहा है, परिसंचरण तंत्र पढ़ूं सर, परिसंचरण तंत्र में हृदय कैसे काम करता है, आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हो और हृदय पंप कर रहा है और धमनियां और शिराएं, अगर फिल्म बन रही है वो आता है चीज। और फिल्म नहीं बन रही है, डर है, नहीं यार अभी नहीं सोचना, अभी नहीं पढ़, मतलब पंगे हैं, लफड़ा है। तो जीन बिल्कुल सही, जीन में आप बिल्कुल सही बात। जीन क्या है? डीएनए का भाग, बिल्कुल सही। अब एक चीज, डीएनए क्या है? न्यूक्लियोट। अच्छा एक मिनट, डीएनए न्यूक्लिक अम्ल है। तो डीएनए अगर न्यूक्लिक अम्ल है तो डीएनए बहुलक हुआ या एकलक हुआ? बहुलक हुआ। डीएनए विषम बहुलक हुआ या समबहुलक हुआ? अरे शाबाश। अब और मुझे बता दो आप, डीएनए एक विषम बहुलक है, मान गया, सही बात।
डीएनए के अलावा मुझे और कोई विषम बहुलक के उदाहरण बताओ। अरे वाह यार, शाबाश। प्रोटीन भी क्या होते हैं? विषम बहुलक। भाई प्रोटीन किससे बने हुए हैं? अमीनो अम्ल से, और 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन भी विषम बहुलक है। और डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों से बना है, तो वो भी न्यूक्लियोटाइड्स का विषम बहुलक है। तो डीएनए हम क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं ना डीएनए को न्यूक्लियोटाइड का विषम बहुलक, ये भी याद रखना। और या सिंपल शब्दों में अपन डीएनए को क्या कह सकते हैं? कह सकता हूं ना, ये अपन नहीं लिखते AGCTCAGC, ये सब क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड का क्रम बना रहे हैं। और न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या है? डीएनए। यानी जीन भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड का क्रम। और बिल्कुल सही, आप लोगों ने सब में उधर ऑनलाइन में सब सही जवाब दिया है। ऐसा न्यूक्लियोटाइड का क्रम, वो डीएनए का भाग जो किसका निर्माण करे? प्रोटीन का निर्माण करे, उसे क्या कह देंगे? जीन। तो मैं यहां पर अब लिख दूं, जीन भी क्या है? अगर डीएनए का भाग, न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एक चीज, अब अपन नहीं कहते कि लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है? जीन। कि यार आपकी पर्सनालिटी जबरदस्त है तो यार जीन के कारण है, त्वचा का रंग जीन नियंत्रित करती है, लंबाई जीन नियंत्रित करती है, तेरे तो यार जीन से, तेरे तो मम्मी पापा लंबे हैं, तू भी लंबा ही होगा यार। मतलब इसका बेसिक मतलब यह है कि लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है? जीन। कैसे? है ना, उदाहरण के तौर पे सिंपल हाइट एक लक्षण ले लिया अपन ने। हाइट एक लक्षण है, उसको कौन नियंत्रित कर रहा है? जीन। कैसे? वो जीन एक प्रोटीन बना रही है, वो प्रोटीन कोशिका विभाजन को प्रेरित कर रहा है, और कोशिका विभाजन से लंबाई बढ़ रही है। तो कोई भी लक्षण जीन नियंत्रित करती है। कैसे? प्रोटीन का निर्माण करके। क्लियर है ये चीज? अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जीन आपको कहां मिलेगी? अरे वाह क्या बात है यार, इधर तो ऑनलाइन वाले अपने आप ही खेल रहे हैं, बेहतरीन। हां, मैंने क्या पूछा? जीन। आपकी मूछें सुबह तो थी, है? नहीं थी क्या? मुझे सुबह सुबह तो थी, आप बीच में ओके ओके नहीं थी, सुबह से नहीं है भाई इनकी मूछें, ऐसे क्या ले रहे हैं यार? एक वो मेरी एक दूर की आंटी हैं, तो उनकी और इनकी शक्ल बहुत मिलती है, सिर्फ मूछों का ही फर्क था, सिर्फ मूछों का फर्क था। आपकी नहीं, उनकी थी। ठीक है चलो, जो कि नहीं समझते आधे लोग यार। मैंने कहा मेरी आंटी की मूछें थी। खैर, मेरा सवाल था, हां ये जीन आपको कहां मिलेगी? शाबाश, गुण सूत्रों पर। जीन कहां मिलती है? गुण सूत्रों पर। अब मुझे एक बता दो, रासायनिक रूप से, अब मैं रिलेट कर रहा हूं कोशिका से भी, रासायनिक रूप से गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? कौन से प्रोटीन्स? शाबाश, गुड गुड गुड। गुण सूत्र रासायनिक रूप से 4 चीजों से बना होता है। डीएनए, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन्स, ये 4 चीजों से गुण सूत्र बना है। और गुण सूत्रों में डीएनए मिलेगा और उस पर जीन मिलेगी। तो मैं बनाऊं, एक सेकेंड, इस पर वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब ये मैंने एक गुण सूत्र बना दिया, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर मैं सिर्फ डीएनए बना रहा हूं, बाकी इसमें थोड़ा आरएनए होगा, हिस्टोन, गैर हिस्टोन सब होंगे। अब मैंने आपसे कहा कि ये डीएनए अगर प्रोटीन बना रहा है तो इसे जीन कह दूं, ये डीएनए का भाग प्रोटीन बना रहा है तो इसे जीन कह दूं, और ये डीएनए का भाग प्रोटीन बना रहा है, इसे जीन कह दूं। कह दिया। इसका मतलब जीन्स कहां पर प्रेजेंट हैं? गुण सूत्रों पर। यह अपन को किसने बताया?
हमको कब मालूम चला कि ये जीन्स जो हैं वो गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं? सटन एंड बोवरी। याद है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो 1902 में सटन एंड बोवरी ने बताया। उसके बाद ही तो मालूम चला, अच्छा जीन ये गुणसूत्र पर होती है। ठीक है, अपन तो शुरुआत इससे कर रहे हैं क्योंकि अपन को पता है चीजें, लेकिन 1902 में सटन एंड बोवरी ने सबसे पहले यह बताया था कि जीन्स कहां पर पाई जाती हैं? गुणसूत्रों पर। तो इस डायग्राम से, ऑनलाइन भी बता दिया, इस डायग्राम से हमको मालूम चल गया हर जीन डीएनए है। हर जीन डीएनए है, हां या ना? है। लेकिन हर डीएनए जीन है क्या? नहीं है। आई बात समझ में? भाई हर जीन तो डीएनए है, लेकिन ये डीएनए, ये वाला डीएनए अगर है, आज ये वाला डीएनए ये तो प्रोटीन नहीं बना रहा, तो इसे जीन नहीं कहते। तो प्रत्येक जीन तो डीएनए है, परंतु प्रत्येक डीएनए जीन नहीं होती है। वो उधर क्वेश्चन पूछा उन्होंने ऑनलाइन में कि सर अगर पेरेंट्स गोरे होते हैं तो उनके बच्चे काले कैसे होते हैं? तो ये, अच्छा, मानव में त्वचा का रंग किसका उदाहरण है? वो तो ठीक है बेटा, आनुवांशिक रूप से, जैसे अपना जो अपन सबका त्वचा का रंग है, इसको एक जीन नियंत्रित करती है, हां या ना? नहीं, बहुजीनी वंशागति। तो वो मेंडल के अपवाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना। त्वचा के रंग में 3 जीन्स मैंने बताई थी, 3 जीन्स होती हैं जो आई नहीं, ए बी सी 3 बताई थी। वो तो रुधिर समूह वाला कह रहे हो, आई जीन तो कोई नहीं नहीं। एक चीज याद रखना, एक और चीज, हम जोक्स पे हंसेंगे, मस्ती करेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत जवाब देना तो उस पर नहीं हंसना। अपन भी हो सकते हैं यार अगली बार गलत और जवाब दो, घबराना नहीं। गलत होगा, खराब से खराब जवाब देना है। जैसे सर ने बताया ना, टेस्ट इसलिए देना है, नंबर लाने के लिए नहीं, गलतियों से सीखने के लिए। क्रिकेट नहीं होता है, क्रिकेट में क्या करते हैं, सीधा कोहली और सीधा क्रिकेट मैच में पिच पे खेलने जाते हैं क्या? उससे पहले नेट में प्रैक्टिस करते हैं, 1000 बॉलें खेलते हैं, 2000 बॉलें खेलते हैं, 50,000 बॉलें। वो ये टेस्ट सीरीज वही है। 1 अगस्त में गलतियां नहीं करनी है, जितनी गलतियां करनी है वो प्रैक्टिस में कर लेनी है। ये सबसे बड़ी गलत सोच है व्यक्तियों की कि ये सोचते हैं हम टेस्ट इसलिए दे रहे हैं कि नंबर आ सके। अरे नंबर तो 1 अगस्त वाले पेपर में लाने हैं। इन टेस्ट में नंबर का कोई मायने नहीं, आपकी फर्स्ट रैंक हो, लास्ट रैंक हो। ये टेस्ट में एक्सपेरिमेंटेशन है कि मैं गलतियां कर रहा हूं, कहां गलतियां कर रहा हूं, कितनी गलतियां कर रहा हूं, कितना सुधार कर सकता हूं। एक्सपेरिमेंट करना है यार। हर वैज्ञानिक क्या करता है, हर स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है, टीचर क्या करता है, पहले से तैयारी करके आते हैं चीजों को। तैयारी करते रहो, गलतियां हैं उसको हटाते रहो, ताकि जब मेन एग्जाम हो उसमें कम से कम गलतियां हो। तो ये वाला सिस्टम तो क्लियर है, जीन वाला। अब दूसरी चीज, ये तो जीन की बात अपन ने करी, लक्षणों की। अब मेरा सवाल नेक्स्ट ये है कि जीन के बाद अपने पास क्या आता है? मैं किताबी डेफिनेशन लिख रहा हूं। किताबी परिभाषा के अनुसार युग्म विकल्पी क्या है? जीन के 2 विपर्यासी रूप। शाबाश। अगर मेरे को नहीं आया ना कोई चीज, वैसे होता नहीं, लेकिन नहीं भी आया तो इनसे पूछेगा, इनको सब आता है। गुड, अरे तो बढ़िया है ना यार। हां, एक ही जीन के अब देखो, 2 विपर्यासी शब्द एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ। अगर देखो हिंदी नहीं पता मुझे, पर इंग्लिश में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक ही जीन के 2 स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म। मतलब एक ही जीन के 2 भिन्न रूप। अपन उसको विपर्यासी कह सकते हैं, लेकिन एक ही जीन के 2 अलग अलग रूप है। अब सवाल सुनना मेरे पास, समझने के लिए तो हम पढ़ते हैं कि सर जैसे हाइट एक लक्षण है, तो हाइट एक लक्षण है, उसको कितनी जीन नियंत्रित करेगी? 1। मेंडल की वंशागति में 1 लक्षण 1 जीन, ये गुणात्मक वंशागति है। 1 लक्षण 1 जीन, 2 लक्षण 2 जीन, 3 लक्षण 3 जीन, 1 लक्षण के लिए 1 जीन। तो हाइट 1 लक्षण है, इसको नियंत्रित कौन करेगा? 1 जीन। कैसे करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब इनको क्लियर है। अब हाइट के 2 रूप नहीं लिखते अपन सर, लंबा होता है टॉल और बोना होता है ड्वार्फ। तो जीन के भी 2 रूप होंगे सर, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जिसे युग्म विकल्पी कहते हैं। ये तो ठीक है, मान लिया। लेकिन अब आप समझो,
कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही जीन के दो अलग अलग रूप हैं, तो इनमें अलग अलग क्या है? एक ही जीन है, एक ही जीन के दो विपीआरसी रूप, दो अलग अलग रूप, दो भिन्न रूप। तो भिन्न क्या, अलग अलग क्या? कौन बोला? शाबाश। अब सुनो, जीन क्या है? न्यूक्लियोटाइड का क्रम। अब ध्यान दो आप, जीन क्या है? न्यूक्लियोटाइड का क्रम, ए जी सी टी, ए जी सी टी, ए जी, ये सब न्यूक्लियोटाइड का क्रम जीन है। युग्म विकल्पी जीन के ही दो रूप है, मतलब युग्म विकल्पी भी न्यूक्लियोटाइड के ही क्रम हुए। अरे भाई, जब जीन के ही प्रकार हैं तो युग्म विकल्पी भी न्यूक्लियोटाइड के क्रम हुए। अब दो भिन्न हैं, तो उनमें भिन्न क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड का क्रम। एक ही जीन के दो अलग अलग रूप, तो इनमें सर अलग अलग क्या? ये कैपिटल टी स्मॉल टी में अलग अलग क्या है? ये आपके शरीर में से अल्फाबेट है क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी? नहीं है ना। कैपिटल टी का एक न्यूक्लियोटाइड क्रम होगा जो स्मॉल टी के न्यूक्लियोटाइड क्रम से अलग होगा। प्रभावी अप्रभावी बाद में, अभी एक बार फंडामेंटल अगेन वापस आनुवांशिकी के फंडामेंटल्स क्लियर कर लो, आगे तो फर्जी चीजें सब। तो एक ही जीन के दो भिन्न रूप हैं, इसमें भिन्न क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड का क्रम। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, ये मिलेंगे कहां? अब एक काम कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जवाब आप लोग बताना, उधर भी जवाब देंगे ये लोग, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है? क्वेश्चन सुन लेना क्या है। कितने लोग, एक पहला आंसर, कितने जने दूसरा आंसर? अब डर गए ये बोले मैं अकेला ही हूं। कितने लोग तीसरे? ठीक है, तो आंसर तो फर्स्ट। ठीक है, अब क्यों और कैसे? ठीक है, इसका आंसर तो फर्स्ट होगा। अरे वाह, वो उधर तो सबने सही दिया है, और तेरी इज्जत खराब हो रही हो, उधर तो सबने सही दिया है। देखो भाई, मैं एक मानव कोशिका ले रहा हूं, सिंपल सी बात। एक मानव कोशिका है, उसके अंदर केंद्रक है। अपन के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 46 गुणसूत्र होते हैं। और कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े हैं। मतलब हमारे शरीर में हर एक गुणसूत्र है, उसका एक जोड़ा है। दूसरा गुणसूत्र, उसका एक जोड़ा है। तीसरा, ऐसे कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े हैं। उद्यान मटर में ऐसे कितने जोड़े? 7। कुल गुणसूत्र 14 हैं, तो जोड़े कितने? 7। और ये जो गुणसूत्र के जोड़े हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र। शाबाश, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा, ये दूसरा समजात गुणसूत्र, तीसरा, और ये आपस में असमजात। मतलब गुणसूत्र 1 उसका जोड़ा समजात, गुणसूत्र 2 उसका जोड़ा समजात, गुणसूत्र 1 और गुणसूत्र 3 असमजात। ठीक, मैं एक समजात गुणसूत्र को बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, मैंने एक समजात गुणसूत्र के जोड़े को बाहर निकाल दिया समझाने के लिए। ये रहा, ये रहा। क्या होगा अंदर? डीएनए। हिस्टोन भी होगा, गैर हिस्टोन भी होगा, आरएनए भी होगा। मैं सिर्फ डीएनए बना रहा हूं। ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए। ठीक है, जो डीएनए प्रोटीन बनाएगा वो जीन,
ये जीन 1, ये प्रोटीन बनाती है जीन 2, वही मैं जीन 3 ले ली। अब एक नई चीज एनसीईआरटी में ये दे भी रखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ एक सेंटेंस में इसको खत्म कर दिया। क्या है? हर गुणसूत्र का एक जोड़ा है जिसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। उद्यान मटर हो, मानव हो, जितने भी द्विगुणित ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी द्विगुणित होंगे 2n, सब में समजात गुणसूत्र का जोड़ा होगा। किसमें नहीं होगा? जो अगुणित हैं, कवक है, शैवाल है, उनमें एक ही गुणसूत्र, उसमें जोड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन जिनमें गुणसूत्र का यह जोड़ा है, ठीक है, जिनमें यह गुणसूत्र का जोड़ा है, मतलब समजात गुणसूत्र का यह जोड़ा है, इसका मतलब हर गुणसूत्र की एक कॉपी है। भाई मेरे शरीर में, हम सबके शरीर में हर गुणसूत्र है, एक ही है, उसकी एक कॉपी मौजूद होगी। इसका मतलब इस गुणसूत्र पर जितनी भी जीन्स हैं उनका भी कॉपी या जोड़ा होगा। ये जीन 1 का जोड़ा, ये जीन दूसरा जोड़ा, और ये जीन तीसरा जोड़ा। अब एनसीईआरटी इतनी जबरदस्त किताब है क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ना, प्रभाविता का नियम जब दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उसमें मेंडल के 3 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। पहला है कि लक्षणों का नियंत्रण कारक द्वारा होता है। मेंडल ने जीन को क्या कहा था? कारक कहा था, क्योंकि कारक शब्द तो मतलब जीन शब्द तो 1909 में जोहानसन ने दिया था। तो मेंडल ने जीन को कारक कहा था। और दूसरा लिखा हुआ है, कारक अकेले होते हैं या जोड़े में पाए जाते हैं? जोड़े में। कारक यानी जीन किस में पाई जाती हैं? जोड़े में। इन जोड़ों को ही क्या कहोगे? युग्म विकल्पी। ये जीन के 2 जोड़े हैं ना, इन्हीं को तो क्या कहोगे? युग्म विकल्पी। तो किस पर मौजूद हैं? समजात गुणसूत्र पर। क्वेश्चन तो था ये कि जीन के युग्म विकल्पी कहां पर हैं? तो ये जीन के 2 युग्म विकल्पी, इस जीन के 2 युग्म विकल्पी, इस जीन के 2 युग्म विकल्पी कहां पर मौजूद हैं? समजात गुणसूत्रों पर। एक और आता है, समजात गुणसूत्रों के समान वी स्थल पर या अलग अलग वी स्थल पर? समान वी स्थल। ये यहां तो सेम का सेम यहां, ये सम यहां। तो युग्म विकल्पी के बारे में क्या मालूम चल गया? एक ही जीन के 2 अलग अलग रूप हैं। अलग अलग क्या है? न्यूक्लियोटाइड का क्रम। और कहां मिलेंगे? समजात गुणसूत्रों के समान वी स्थल पर मिलते हैं। क्लियर दोनों चीज? अब 2 टर्म्स और रह गए आसान। 2 टर्म्स आगे क्या रह गए? एक जिसे अपन समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। समयुग्मजी को एक और नाम से जानते हैं। नहीं, वो तो नहीं, होमोजाइगस। अंग्रेजी तो होमोजाइगस है, नहीं, हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, शुद्ध अवस्था। समयुग्मजी को आप शुद्ध अवस्था कहोगे, और विषम युग्मजी को हम संकरित अवस्था कहते हैं। हां, लेकिन अशुद्ध क्वेश्चन में कभी नहीं लिखाएगा। आप कभी भी क्वेश्चन देखना तो उसमें संकरित लंबा पादप, संकरित गोल और झुर्री ऐसे पादप, अशुद्ध नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है। संकरित ही लिखा जाएगा। एक संकर, हर बार हम हाइब्रिड को क्या यूज करते हैं? संकर। तो 2 टर्म्स है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। अब लिखने के लिए तो आसान है, जैसे अपन लिखते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, इसको अपन कहते हैं शुद्ध अवस्था। और कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको अपन विषम युग्मजी अवस्था कहते हैं। ठीक है। अब मतलब क्या है इसका सुन लो। ये कैपिटल टी का मतलब क्या है? कैपिटल टी का मतलब है कि ये जो समजात गुणसूत्र हैं इस पर एक जैसे युग्म विकल्पी हैं। और संकरित या विषम युग्मजी का मतलब है कि समजात गुणसूत्रों पर अलग अलग प्रकार के युग्म विकल्पी हैं। ये दोनों टर्म्स पूरे आनुवांशिकी में साथ रहेंगे। जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें सारा खेल ये शुद्ध और संकरित का ही रहेगा। शुद्ध मतलब जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, मतलब पता चल गया शुद्ध का मतलब कि समजात गुणसूत्रों पर क्या मिलेंगे? एक समान युग्म विकल्पी। और संकरित का मतलब या विषम युग्मजी का मतलब
समजात गुणसूत्रों पर अलग अलग युग्म विकल्पी, ये दोनों टर्म्स पूरी जेनेटिक्स में काम आएंगे। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, समजात गुणसूत्रों पर समान युग्म विकल्पी हैं और इसमें भिन्न युग्म विकल्पी। ठीक है, ये दो शब्द आ गए। अब बेसिक्स अपन ने देख लिया, मतलब अभी तक अपन ने बेसिकली क्या देखा है, जीन क्या थी अपन ने देखा, एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, डीएनए का भाग है जो प्रोटीन बना रहा है। अब लक्षणों को भी कैसे नियंत्रित कर रहा है, प्रोटीन बनाकर। अब एक ही जीन को दो अलग अलग रूप अगर है जीन के, तो उसको अपन ने कह दिया युग्म विकल्पी। अगर एक जैसे युग्म विकल्पी मौजूद हैं समजात गुणसूत्रों पर तो समयुग्मजी या शुद्ध अवस्था, और अलग अलग युग्म विकल्पी अगर मौजूद है तो विषम युग्मजी या संकरित अवस्था। अब बात करेंगे, वो बता रहा हूं अभी मैं, हाइब्रिड, अभी प्रभावी और अप्रभावी का कॉन्सेप्ट तो अब आएगा बेटा, अभी बता रहा हूं। ठीक है ना। अब अपन मेंडल के क्रॉस की बात करेंगे। मेंडल के प्रयोग कौन से वर्ष से कौन से वर्ष के बीच में, 56 से 63। सबसे पहले मेंडल में अपन बात करेंगे एक जीन की वंशागति। अब मेंडल आनुवांशिकी पढ़ने से पहले 3 या 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहली तो, मेंडल ने जीन को क्या कहा, पहला चीज, मेंडल ने जीन को कहा कारक। ये कारक जो हैं एकल होंगे या जोड़े में होंगे, जोड़े में उपस्थित होंगे, और एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक कारक। हाई, लक्षणों को नियंत्रित, जीन को कारक कहा, कारक जोड़े में होंगे और एक लक्षण को नियंत्रित करने में एक कारक काम करेगा। इसका मतलब मेंडल की वंशागति एक जीनी वंशागति है या बहुजीनी वंशागति है, एक जीनी है ना। इसका मतलब मेंडल की जो वंशागति है वो एक जीनी वंशागति है, क्योंकि एक जीन एक लक्षण। मानव में त्वचा का रंग पढ़ते हैं अपन, उसमें अलग है, क्योंकि त्वचा का रंग है तो एक लक्षण, लेकिन उसको कितनी जीन नियंत्रित करती हैं, 3। तो जब एक से ज्यादा जीन एक ही लक्षण का नियंत्रण करें, बहुजीनी वंशागति, वो आगे देखेंगे। और ये एक जीनी वंशागति भी है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए गुणात्मक वंशागति भी है। तो गुणात्मक वंशागति पे प्रश्न आ जाए, एक जीनी वंशागति पे लिखा हुआ आ जाए, तो घबराना नहीं। किसकी बात हो रही है, मेंडल की, मेंडल के क्रॉस की बात हो रही है। एक जीनी वंशागति, और सर ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो पता ही नहीं। अरे एक जीन का मतलब एक जीन एक लक्षण है, मतलब मेंडल की वंशागति है। अब अगर मेंडल को एक जीन की वंशागति का अध्ययन करना है तो कितने लक्षणों का अध्ययन करना पड़ेगा, एक जीन एक लक्षण। मेंडल ने कौन सा लक्षण लिया, लंबाई। मेंडल ने एक संकर संकरण के लिए लंबाई ली। अब ध्यान से, मेंडल ने लिए शुद्ध लंबे पादप। कैसे लिखूं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये सबको पता है। मेंडल ने लिए शुद्ध बोने पादप, स्मॉल टी, बिल्कुल ये जनक है, पेरेंट्स हुए। शुद्ध लंबा भी एक जनक आ गया, शुद्ध बोना भी एक जनक आ गया। अब मियोसिस होगा, मियोसिस से युग्मक बनेंगे, यहां से एक ही प्रकार का युग्मक आएगा, यहां से एक ही प्रकार का युग्मक आएगा स्मॉल टी, और ये हमारे पास F1 पीडी आ जाती। याद होगा ये दिखने में क्या होंगे, लंबे। भाई मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने शुद्ध लंबे लिए, शुद्ध लंबे पादपों को शुद्ध बोनों के साथ क्रॉस करवाया। F1 पीढ़ी में सारे पादप दिखे कैसे, प्रकट कैसे हुए, सभी लंबे। तो ये पादप क्या है, सभी लंबे। और इसके आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम दिया, प्रभाविता का नियम दिया कि भाई जो जनक लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है वो प्रभावी है। आज मेंडल ने लंबे पादप और बोने पादप का संकर किया होता और F1 में सारे बोने पादप मिलते, तो प्रभावी लक्षण क्या हो जाता, बोना। अगर मेंडल ने लंबे पादपों को बोने पादप से क्रॉस करवाया होता और F1 में मध्यम हाइट के पादप मिलते, तो प्रभावी लक्षण क्या होता, कोई नहीं,
कोई नहीं। ये याद रखना, अगर लंबा और बोने का संकर कराओ, मध्यम हाइट का पादप मिले, अपूर्ण प्रभाविता, है ना। प्रभाविता का मतलब तो है कि जो दो जनक लक्षण लिए, जैसे काला और सफेद, और F1 में सारे काले आए तो प्रभावी क्या हो गया? काला। लेकिन काले और सफेद को क्रॉस करके सारे भूरे आए तो कोई प्रभाविता नहीं होगी, अपूर्ण प्रभाविता होगी। तो ये लंबे। अब इसका क्या किया? F2 पीढ़ी के लिए स्वपरागन, इसका स्वपरागन करो। स्वपरागन मतलब इसी को इसी के साथ क्रॉस। अब ये तो आप एक्सपर्ट हो सब में, F2 पीढ़ी आ जाएगी आपकी, ये F2 पीढ़ी आ गई। अब नई चीजें दो सुन लेना। सप्रभाविता गलत दे रहे हो आंसर, अपूर्ण प्रभाविता था ये, आधे गए। अब सही आप लोग गलत बता रहे जवाब वहां पे। अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, दो नए टर्म्स। एक तो होता है लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप जिसे फिनोटाइप कहते हैं, और एक जीनी प्ररूप। सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। लक्षण प्ररूप का मतलब, फिनोटाइप का मतलब दिखने में, दिखने में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं, तो किसकी बात हो रही है? फिनोटाइप। दिखने में जैसा दिख रहा है, आकारिकी का मतलब है लक्षण प्ररूप। ये दिखने में क्या है? लंबा। ये दोनों दिखने में लंबे, ये दिखने में बोना। तो लक्षण प्ररूप अनुपात आता है 3:1, ये तो पता है। अब मैंने बता रखा था, जीनी प्ररूप का किताबी मतलब होता है आनुवांशिक संगठन। किसी भी जीव का आनुवांशिक संगठन क्या कहलाता है? जीनी प्ररूप। लेकिन हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना पता होना चाहिए, जीनी प्ररूप का मतलब है शुद्ध या संकरित अवस्था। बस अगर आपको जीनी प्ररूप समझ आ गया ना, हर क्वेश्चन में यह पता चल जाए कि लक्षण प्ररूप की बात हो रही है, जीनी प्ररूप की, मेरी गारंटी है सवाल जेनेटिक्स का गलत हो ही नहीं सकता। सुनो, मैंने कहा एक लंबा पादप है, क्या बात हो रही है? लक्षण प्ररूप या जीनी प्ररूप? लक्षण प्ररूप। एक संकरित लंबा पादप है, जीनी प्ररूप। जैसे ही शुद्ध और संकरित शब्द यूज हो जाएगा, जीनी प्ररूप की बात हो रही है। मैंने कहा एक गोल पादप है, लक्षण प्ररूप। एक शुद्ध गोल बीज है, जीनी प्ररूप, क्योंकि गोल के आगे क्या लग गया? शुद्ध। शुद्ध और संकरित लगते ही वो जीनी प्ररूप हो जाएगा। तो ये क्या है? शुद्ध लंबा। ये दोनों क्या है? संकरित लंबे, शुद्ध बोना। तो जीनी प्ररूप अनुपात ये आप सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इस एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने क्या बताया वो अपन देखेंगे, और अपन ने क्या क्या समझा और उससे कैसे सवाल बना सकते हैं वो पूछेंगे। सबसे पहले तो हमको मालूम है कि इस पूरे सिस्टम से हमको कौन सा नियम मालूम चला? मेंडल का, प्रभाविता का। अब मेंडल ने हमको क्या बताया और हमने क्या क्या समझा, सुन लेना। मेंडल ने तो हमको सिर्फ इतना बताया कि F1 पीढ़ी में जो जनक लक्षण अभिव्यक्त होगा उसे प्रभावी कहेंगे। भाई काले चूहे को सफेद चूहे के साथ क्रॉस करो, F1 में सारे काले चूहे आ जाएं, तो हम प्रभावी क्या लेके चलेंगे? काला। ये मेंडल ने बताया कि भाई दो जनक लक्षण हैं, दो में से जो जनक लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होगा उसको अपन क्या कह देंगे? प्रभावी। अब हमने क्या क्या चीजें समझी, सुन लेना। ये पादप दिखने में क्या है? शुद्ध कैसे दिखेगा बेटा आपको? मैंने पूछा दिखने में, अब यही फर्क आता है। लंबा। शुद्ध है या संकरित वो आपको नहीं पता चल सकता, वो जीनी प्ररूप पता करना पड़ता है। किस क्रॉस के माध्यम से? परीक्षण क्रॉस। भाई मैं आपको ऐसे घुमाने के लिए उद्यान मटर लेके गया, उद्यान मटर के खेत में। उद्यान मटर के खेत में आपने देखा 100 प्लांट्स हैं, लगभग 70 लंबे हैं और 30 बोने हैं। तो जो 70 लंबे हैं आप देखकर पता कर लोगे कि वो शुद्ध हैं या संकरित? नहीं, लंबे दिखाई दे रहे हैं, जीनी प्ररूप देखकर पता नहीं चलता। तो ये दिखने में क्या है? लंबा।
ये भी दिखने में क्या है, ये भी दिखने में लंबा है, ये भी दिखने में लंबा है, लेकिन इसकी अवस्था शुद्ध, इसकी अवस्था संकरित। तो एक प्रभावी लक्षण कौन कौन सी अवस्था में अभिव्यक्त कर रहा है? शुद्ध और संकरित। और अप्रभावी हमेशा बेचारा होगा, जो छोटा अक्षर होगा वो हमेशा क्या होगा? बेचारा। और बेचारे का मतलब वो केवल कौन सी अवस्था में अभिव्यक्त होगा? शुद्ध। अप्रभावी लक्षण कभी भी संकरित नहीं हो सकता। इसका मतलब एक संकरित बोना पादप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई? प्रभाविता का नियम तो अपन ने देख लिया। अब प्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षण की पहचान आप कैसे करोगे, यह ध्यान रखना है। तो पहला तो मैंने आपको बताया, कैसे पहचान करोगे प्रभावी लक्षण की? नहीं, सबसे पहले जनक लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होगा। सही। अगर एक जनक लक्षण है, वो जनक लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त हो रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रभावी। सही बात। दूसरा, अभी अपन ने बताया, जो शुद्ध व संकरित अवस्था दोनों में अभिव्यक्त होगा। मतलब एक क्वेश्चन आ जाए, सुनना, मैं कथन दे रहा हूं, उस आधार पे आपको यह बताना है, उस आधार पे आपको यह बताना है कि कौन सा लक्षण प्रभावी लोगे और कौन सा अप्रभावी। एक संकरित काले चूहे को सफेद चूहे से संकर कराया गया। एक संकरित काले चूहे को सफेद चूहे से क्रॉस कराया गया। किसे प्रभावी लोगे? काला या सफेद? क्यों काला? क्योंकि संकरित में था। ठीक है, संकरित शब्द आते ही आपको मालूम चल गया ये तो केवल प्रभावी होगा, अप्रभावी नहीं हो सकता। ठीक है भाई। दूसरा, अरे उन्होंने पूछा कि एक क्वेश्चन पूछा है ऑनलाइन में, एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित कर सकती है क्या? कर सकती है। उसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों को भी नियंत्रित करती है, उसे अपन बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी करेंगे, आगे पढ़ेंगे। दूसरा अवस्था ये। अब तीसरा सुनना, एक और सवाल से पूछता हूं। आप एक खेत में गए, खेत में आपको 100 पुष्प मिले। 100 पुष्प में से 60 नीले थे और 40 गुलाबी हैं। 60 नीले और 40 गुलाबी। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ, नीला प्रभावी लोगे या गुलाबी प्रभावी लोगे? नीला। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है। तो ज्यादा है तो प्रभावी क्यों लिया आपने? क्या लॉजिक लगाया? सही, सही है। ज्यादा आ रहा है सर, प्रभावी है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? एक लक्षण जो शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में प्रकट होगा, वो ज्यादा आवृत्ति में तो आएगा। अप्रभावी लक्षण केवल किस अवस्था में होता है? शुद्ध। इसलिए वो हमेशा क्या आएगा? कम। जैसे मैं बोलता हूं, हमेशा ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं अपन, तो अगर सबका, आप में से कितने लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है? ज्यादा लोगों का, बाकी काफी को मालूम नहीं होगा। मालूम है सबको? तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं फिर? इतने तो ज्यादा होने चाहिए। कितने लोगों को ब्लड ग्रुप मालूम ही नहीं अपना? 8-10 जनों को तो मालूम ही नहीं है, सब पॉजिटिव। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि RH की जो जीन है ना, वो प्रभावी है, और प्रभावी जीन जो होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स भी ज्यादा होंगे। तो तीसरा तरीका क्या हो गया भाई? प्रभावी लक्षण क्या होगा? जिसकी आवृत्ति या संख्या अधिक होगी। और चौथा और इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दे रखा है, सुनना, मैं हर बार कह रहा हूं कि एक प्रभावी लक्षण वो है
जो शुद्ध और संकृत अवस्था में अभिव्यक्त हो रहा है। अभिव्यक्त हो रहा है मतलब दिखाई दे रहा है। क्या मतलब दिखाई दे रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है मतलब दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, एक लक्षण शुद्ध और संकृत अवस्था में अभिव्यक्त हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूं अभिव्यक्त हो रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब प्रभावी है। ठीक है, अभिव्यक्त हो रहा है, दिख रहा है, मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों दिख रहा है वो क्या मतलब? प्रोटीन बना रहा है। मैं कह रहा हूं एक लक्षण अभिव्यक्त हो रहा है, लंबा पादप दिखाई दे रहा है। लंबा क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो बोना कम बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो आणविक स्तर पे सोचना है। अब ये तो ठीक है, आनुवांशिक स्तर पर है। आणविक स्तर पे प्रभावी युग्म विकल्पी का मतलब है वो जीन का रूप, प्रभावी युग्म विकल्पी प्रोटीन या एंजाइम बना रही है, और अप्रभावी जो है वो या तो एंजाइम या प्रोटीन बना ही नहीं रही या कम कुशल एंजाइम या प्रोटीन बना रही है। तो एनसीईआरटी ने इसको कैसे लिखा हुआ है? एनसीईआरटी ने ये जो प्रभावी युग्म विकल्पी है, देखो इसको ना दो तरह के एनालॉजी समझो। मतलब मान लो एक मां है, मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, जुड़वा बच्चे मतलब आइडेंटिकल ट्विंस जिनका डीएनए 100% एक जैसा है, आइडेंटिकल ट्विंस है। मान लो भगवान ने भी, अब जब पहली जीन बनी, जब पूरे जैविक उत्पत्ति के द्वारा पहली जीन बनी, तो जीन के तो एक ही रूप होगा, आइडेंटिकल दोनों, कैपिटल टी मान लो। अब जब मां ने अलग अलग है भाई, इन्होंने पूछा है सर प्लियोट्रॉपी और बहुजीनी वंशागति अलग अलग है भाई। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों का नियंत्रण करती है। बहुजीनी का मतलब एक से ज्यादा जीन एक लक्षण का नियंत्रण। आगे बताऊंगा। हां, अब मैं क्या बोल रहा था? एक मां के दो बच्चे ने, जुड़वा। एक बच्चा तो अच्छी संगत में रहा, बढ़िया रहा, सही समय पे काम करता रहा और बढ़िया तरक्की हो गई। दूसरा जो बच्चा था तो आनुवांशिक रूप से एक जैसा पहले, लेकिन वो बुरी संगत में फंस गया, और बुरी संगत में फंस गया और उसका काम ही नहीं बना जीवन में। तो जिसका काम बना वो प्रभावी युग्म विकल्पी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो अरूपांतरित रही और क्रियात्मक एंजाइम या प्रोटीन बनाती रही। जो बिगड़ गई, बुरी संगत, उसमें रूपांतरण हो गया, और रूपांतरण मतलब उत्परिवर्तन हो गया, उससे उसका न्यूक्लियोटाइड क्रम बदल गया, और अब वो प्रोटीन एंजाइम या तो नहीं बना रही या कम कुशल बना रही है। तो ये जो एनसीईआरटी ने दे रखा है प्रभावी युग्म विकल्पी, जिसको अब अपन क्या कहते हैं? अरूपांतरित। क्या कहते हैं इसको? अरूपांतरित, क्योंकि इसमें परिवर्तन ही नहीं हुआ, और परिवर्तन नहीं हुआ तो अब क्या हो रहा है? ये क्या बनाएगी? अधिक, मतलब हाँ, ये क्रियात्मक एंजाइम या प्रोटीन बनाएगी। और जो अप्रभावी युग्म विकल्पी है, उसमें क्या हो गया? रूपांतरण। तो उसको आप रूपांतरित युग्म विकल्पी भी कह सकते हो या उत्परिवर्तित युग्म विकल्पी भी कह सकते हो। और अब इसमें बदलाव आ गया, इसलिए या तो ये एंजाइम नहीं बनाएगी या कम कुशल एंजाइम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये प्रभाविता का एक्सप्लेनेशन में। तो सिंपल सा, इसको आप पूरा भाषा की जरूरत ही नहीं। अरूपांतरित कौन सी होगी?
प्रभावी। अरूपांतरित मतलब जो हमेशा जैसी बनी है वैसी ही है और वैसी ही काम करती रहेगी। ठीक है, तो प्रभावी भाई, मान लो एक हाइट की जीन थी, तो हाइट का सबसे पहला रूप क्या होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी रहा एक बार। अब मान लो एक कैपिटल टी एक जगह बिगड़ गई, उसमें उत्परिवर्तन हो गया, उसका न्यूक्लियोटाइड क्रम बदल गया, तो वो क्या बन गई? स्मॉल टी। और स्मॉल टी का मतलब वो एंजाइम नहीं बना रही। एक और इमेजिन कर लो, दो मार्कर है मेरे पास, दोनों काले चलते हैं, दोनों मार्कर काले चलते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मार्कर में लाल शाई भरनी चालू कर दी, लाई शाई भरता गया भरता गया भरता गया भरता गया, आते आते उसमें क्या हो जाएगा? वो लाल चलने लग जाएगा। तो काला और लाल एक ही मार्कर के दो अलग अलग रूप हो गए। थे तो दोनों पहले काले, लेकिन एक में लाल शाही उत्परिवर्तन हुआ जिससे वो लाल बन गया। इसमें तो लाल बन गया, लेकिन यहां पर उत्परिवर्तन हुआ तो उसके कारण एंजाइम नहीं बनेगी या कम कुशल एंजाइम बनेगी। ठीक है भाई। बेटा किसी ने पूछा एसआरवाई जीन, बेटा वो वाई लिंक्ड, वाई एसआरवाई जीन याद है किसी को? वाई संलग्न, हाँ, वाई गुणसूत्र पर एक जीन पाई जाती है बेटा, एसआरवाई। अभी बीच में उस पर आगे पहुंचेंगे अपन। हाँ, वृषण के विकास में काम करती है। और ये वाई गुणसूत्र पर जो जीन्स पाई जाती है, उन जीन्स को क्या कहते हैं? शाबाश, होलैंड्रिक जीन्स। क्योंकि वो पुरुषों के लिए, होल मतलब संपूर्ण, एंड्रो मतलब मेल। और वाई गुणसूत्र पर कुल कितनी जीन्स? अरे तेरी 231। और कौन से क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन्स पाई जाती हैं? हाँ, सबसे बड़ी जीन नहीं पूछ रहा, कौन से गुणसूत्रों पर सर्वाधिक संख्या में जीन्स पाई जाती हैं? क्रोमोसोम 1, 2968, 2968। यार देखो, मैं भूल सकता हूं, आपको नहीं भूलना है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दे रखा है, दो ही क्रोमोसोम दे रखे हैं। कौन? गुणसूत्र वाई पर कुल 231 जीन्स और क्रोमोसोम 1 पर 2968 जीन्स। तो ये दोनों याद रखने हैं, जो आंकड़े एनसीईआरटी में वो ध्यान रखने हैं। ये क्लियर है भाई? अब सवाल करा रहा हूं सारे, ठीक है? करेंगे एक एक करके बेसिक्स। अच्छा, एक मिनट, अंत में एक चीज और, ये जब अपन ने प्रभाविता पढ़ा तो है, सुन लो, अब ये भी है प्रभाविता का प्रमाण। अब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये कहां गया अपना? हां, ये हां, ये एक संकर संकरण है। अब इस एक संकर संकरण के आधार पर आपको मुझे बताना है कि इनमें ऐसे दो चीजें क्या हैं, ऐसी दो चीजें क्या हैं जिससे प्रभाविता का प्रमाण मिलता हो। मैंने सुना नहीं, सही बोल दिया, मैंने नहीं सुना। और बताओ, सही है आपका जवाब। ठीक है, ठीक है। और दो चीजें कहा मैंने, मतलब ये एक संकर, जैसे आपको एक संकर बना के दे दिया, छाप दिया, और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये एक संकर संकरण के आधार पर आपको कैसे मालूम चलेगा कि प्रभाविता है। हाँ, पहला तो देखो, दो प्रमाण चाहिए, तो दो प्रमाण में एक प्रमाण तो F1 पे मिलेगा और दूसरा प्रमाण F2 पर मिलेगा। F1 पे उन्होंने सही बताया कि सर जो जनक लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होगा तो वो प्रभाविता है, और F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात। क्योंकि आगे जब इसका अपन प्रभाविता का अपवाद क्या पढ़ते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में 3:1 का अनुपात आता है क्या? 1:2:1 चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध और संकरित अलग अलग हो जाते हैं। संकरित भी प्रभावी हो, शुद्ध भी प्रभावी हो, तभी तो अनुपात क्या आएगा? 3:1। तो दो चीजें जो आपको ये पता करें या ये बताएं कि प्रभाविता प्रमाण हो रहा है, F1 में जनक लक्षण की अभिव्यक्ति
F2 में 3:1 का अनुपात, ये दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो ये याद रखना। यहां पर प्रभाविता का प्रमाण कैसे मिलेगा आपको? F1 पीडी में, अच्छा, F1 पीडी में एक जनक लक्षण की अभिव्यक्ति या दोनों जनक लक्षण की अभिव्यक्ति? एक की, हां, क्योंकि अगर दोनों जनक लक्षण की अभिव्यक्ति होगी तो सह प्रभाविता हो जाएगा, और कोई जनक लक्षण अभिव्यक्ति नहीं हो, अपूर्ण प्रभाविता। तो F1 पीडी में एक जनक लक्षण की अभिव्यक्ति, और दूसरा F2 पीडी में कौन सा अनुपात? 3:1। अगर दोनों में से कोई भी घोचे हो गए तो क्या नहीं होगा? प्रभाविता नहीं होगा। मतलब जैसे अपूर्ण प्रभाविता होगी। अब इसी से दोनों याद रख लेना। यहीं पर मैं दोनों चीजें बता देता हूं। प्रभाविता का अपवाद क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा सह प्रभाविता। तो पहला डिफरेंस क्या आता है? अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीडी में क्या होगा? एक जनक लक्षण, दोनों जनक लक्षण, या कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं? कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं होगा। कैसे याद रखोगे? लाल सफेद का क्रॉस करते हैं, F1 में क्या आता है? गुलाबी। ना लाल आया ना सफेद आया, कोई जनक लक्षण नहीं आया। सह प्रभाविता ABO ब्लड ग्रुप में पढ़ेंगे। ए ब्लड ग्रुप लो, बी ब्लड ग्रुप लो, AB ब्लड ग्रुप आएगा बच्चे में, दोनों लक्षण आएंगे। तो अपूर्ण प्रभाविता में कोई जनक लक्षण नहीं, लक्षण तो आएगा ही भाई, कोई जनक लक्षण नहीं आएगा F1 में, और सह प्रभाविता में दोनों जनक लक्षण अभिव्यक्त। अरे आ गई बात ये समझ में? अब लाइट और कम करो यार, लाइट और कैसे कम करें? फिर तो मैं ही नहीं दिखूंगा। अपूर्ण प्रभाविता, वापस याद रखना तीन चीजें। प्रभाविता में F1 पीडी में क्या होगा? एक जनक लक्षण। F1 पीडी अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा? कोई जनक लक्षण नहीं। और F1 पीडी सह प्रभाविता में क्या होगा? दोनों जनक लक्षण। F2 पीडी, F2 पीडी प्रभाविता लक्षण प्रारूप 3:1, और F2 पीडी अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता हो 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो प्रभाविता है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करता हूं, लिखो। एक संकरित काले चूहे का क्रॉस सफेद चूहे से करवाया गया। प्राप्त संतति में सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं।
आराम से क्वेश्चन पढ़ो और अटेम्प्ट करो। क्लियर? टेक्निकल टीम जो कमेंट्स हैं उसमें बच्चों को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, पर दिख रही है आंसर। हाँ तब से जी, नहीं ए बी सी या डी, ऑप्शन बताओ। बी वाला। और बताओ भाई, बाकी सब करो यार, कोशिश तो करो। वो बात की बात यार। हाँ ठीक है, टेस्ट क्रॉस भी मान लो तो भी। आंसर बताओ इनमें से 1 2 3 4। देखो ये एम्स का सवाल है, इसमें अप्रोच मतलब वैसे तो ओरल सवाल है, सिर्फ नर और मादा है ना, कंफ्यूजन के लिए दी है। एक एक करके। पहली अप्रोच, संकरित काले को सफेद चूहे से क्रॉस कराया, प्रभावी किसे लोगे? काले को लोगे क्योंकि काला संकरित अवस्था में है, तो सफेद ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अप्रभावी। तो काला संकरित है तो कैपिटल बी स्मॉल बी ये जीनी प्ररूप, और सफेद अप्रभावी है स्मॉल बी, यही क्रॉस हुआ। अब आसान है यार, इसमें दो आएंगे युग्मक, दो प्रकार के, इसमें एक ही प्रकार का आएगा। तो जब आप क्रॉस करोगे तो 1:1 50-50 आएगा। 50-50 क्या आएगा? नर और मादा या सफेद और काले? सफेद और काले, नर और मादा को देखना ही नहीं है। पहले ऑप्शन में 12 और 12 24 काले हैं और 10 सफेद हैं, यह अनुपात 1:1 नहीं है। दूसरे में 12 और 5 17 काले, 12 और 5 17 सफेद, अनुपात क्या आ रहा है? 1:1। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो गया? इसलिए सेकेंड आंसर हो गया, थर्ड नहीं भाई, बी। क्लियर? तो नर और मादा सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, हाँ इसको टेस्ट, अब ऑब्वियसली बात है आगे इसको अपन पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस में, लेकिन बेसिक ये है कि 1:1 क्या आएगा? रंग, काला और सफेद, नर और मादा का कोई लेना देना नहीं ले रहा। ठीक है भाई, क्लियर चीज वाला। तो प्रभावित आज अपन ने देखा है बेसिकली। फिर अब टाइम कितना है अपने पास है? चलो लास्ट के 5। तो प्रभाविता के जो 2 अपवाद हैं, अब ठीक है, प्रभाविता के 2 अपवाद अपन क्या पढ़ते हैं? अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा सहप्रभाविता। ठीक है भाई, प्रभाविता के 2 अपवाद हैं। टेक्निकल टीम प्लीज चेक कीजिए, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है स्क्रीन। अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता मतलब इनकंप्लीट डोमिनेंस, सहप्रभाविता मतलब को डोमिनेंस। सबसे पहले उदाहरण बता दो। अपूर्ण प्रभाविता 2 पादपों में मिलते हैं, ये तो एक हुआ। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट एक ही है। स्नैपड्रैगन, उसको हिंदी में क्या कहते? गुल्लू, क्या गुल्लू? गुलबास सरनेम है इसका? अरे तेरी, इतनी तो हिंदी मेरे को आती नहीं। खैर, अपूर्ण प्रभाविता 2 पादपों में मिलेगी, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट और दूसरा एंथरियम मेजस। इसकी हिंदी अभी मैं बताता हूं, वापस पूछ के बताता हूं, मेरे को समझ ही नहीं आई। इसको स्नैपड्रैगन भी कहते हैं या इसको डॉग प्लांट भी कहते हैं। और गुल्लूबास, गुल्ले अबास, देखो कितना सीखने को मिलता है। देखो आप आए और मैं सीखा हूं आपसे, गुल्ले अबास। 3-4 और उच्चारण करना पड़ेगा इसका। खैर, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता का उदाहरण एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम तो अपन अब नेक्स्ट में देख पाएंगे। अपूर्ण प्रभाविता में वापस 2 चीजें याद रखनी है। F1PD में कौन सा लक्षण अभिव्यक्त होगा? कोई नहीं, ना लाल ना सफेद, बीच में आएगा गुलाबी। और F2 में लक्षण प्ररूप और जीनी प्ररूप अनुपात
1:2:1 दोनों, मतलब अपूर्ण प्रभाविता में नेक्स्ट याद रखना कि जो F2PD आएगी उसमें लक्षण प्ररूप और जीनी प्ररूप अनुपात दोनों 1:2:1 होगा। ठीक है, सह प्रभाविता में बाद में बात करेंगे अपन, लेकिन अभी के लिए एक चीज मुझे बता दो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कितना लक्षण है? एक ब्लड ग्रुप सिस्टम तो एक ही लक्षण है, तो कितनी जीन नियंत्रित करेगी? एक जीन नियंत्रित करेगी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक ही जीन नियंत्रित करती है जिसे कहते हैं, कौन बताएगा ये किस गुणसूत्र पर मिलती है? शाबाश, ये आई जीन कौन से गुणसूत्र पर होती है? 9। शाबाश। नॉर्मली हर एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, लेकिन इस जीन के 3 युग्म विकल्पी थे, IA, IB, स्मॉल आई कह दो या I0। तो जब एक जीन के 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी होते हैं तो उसे एक जीन के 2 से ज्यादा बहुविकल्पिता, मल्टीपल एलेलिज्म। जब एक जीन के 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी होंगे तो उसे क्या कहेंगे? बहुविकल्पिता। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सह प्रभाविता का उदाहरण तो है, उसके साथ साथ और किसका उदाहरण भी है? बहुविकल्पिता या मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है भाई, अब इसके क्वेश्चंस ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम फिर अपन अब कल देखेंगे आराम से। अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, पेंडिंग कुछ मत रखना, ठीक है ना? जो पढ़ा है उसको वापस रिवाइज कर लो हाथों हाथ। इसके साथ एक चीज और करनी है, क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? वो तो सुबह 2 घंटा, 5:30 से 7:30, 2 घंटा और कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं। क्लासिफिकेशन यहां से लेकर रोज अपन लास्ट के 10 मिनट आप बोलोगे ना, शुरुआत में रिवाइज भी कर लेंगे क्लासिफिकेशन। आप लोग मन मोनेरा पढ़ के आना, अरे ऑनलाइन सुन लेना, मोनेरा पढ़ के आओ, तो पहले 10 मिनट मोनेरा पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, फिर जेनेटिक्स कर लेंगे। भाई जितना मजा आएगा, जितना खेलोगे, जितना आप खुद भाई मेरे से जितनी इंफॉर्मेशन आप निकाल पाओगे उतना और बेहतर है आप लोगों के लिए। आप बोलो सर इसका सवाल पूछ लो सर, हम मोनेरा पढ़ के आए हैं, आर की जीवाणु पढ़ के आए हैं, यू जीवाणु पढ़ के आए हैं, जंतु जगत पढ़ के आए हैं, सवाल भी कर लेंगे साथ में। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद।